देवरानी की दिवाली, जेठानी की दिवाली। अरे बहू, ये समय देख रही हो? अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना। क्या कर रही हो तुम? भाभी, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है मेरे कपड़े? भाभी, आपने मेरा सेलफोन देखा है कहीं? पता नहीं मैं कहाँ रखकर भूल गया हूँ, मिल ही नहीं रहा। सेजल, जरा मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, ये क्या! आप सभी तो एकदम से मेरे ऊपर ही आकर टूट पड़े हो। मैं एक इंसान हूं और मेरे 2 हाथ हैं। माँ जी, अब आप ही बताओ, इन 2 हाथों से मैं 4 लोगों का काम कैसे करूंगी? माँ से बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो। अरे मेरी शादी हो जाएगी तो इस घर में एक देवरानी आ जाएगी जो मेरी प्यारी सी भाभी को संभाल लेगी। देवर जी, कहा तो आपने बिल्कुल सही है। माँ, वैसे सही बात है। सेजल, इसकी शादी हो जाएगी तो घर को संभालने के लिए एक और बहू आ जाएगी। ठीक है बेटा, मैं इस गधे की शादी करवा दूंगी। वैसे भी ये गधा बहुत बड़ा हो गया है। शकुंतला ऐसा कहने के बाद अनुराग के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत ही जल्द उसे एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की पसंद आती है, जिसके चलते वह उसे अपने बेटे अनुराग का रिश्ता तय कर देती है। कुछ ही दिन बाद अनुराग की शादी हो जाती है और वह अपनी पत्नी पारुल को अपने साथ घर ले आता है। पारुल अपने ससुराल में आने के बाद सभी का दिल जीत लेती है। तुम तो सच में बहुत अच्छी हो, जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हो। दरअसल माँ जी, मैं अपने खानदान में इकलौती लड़की थी। सब काम मुझे ही करना पड़ता था, इसलिए मुझे आदत है। पारुल के ये कहने के बाद घर के सभी सदस्य उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये सब सेजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने मन में सोचती है, अभी जितनी तारीफ उठानी है उठा ले, लेकिन अब जब दिवाली आएगी तो मैं इसे बताऊंगी कि किस तरह फुर्ती से काम किया जाता है। सारे काम तो इसी से करवाऊंगी। सेजल अपने मन में ऐसा सोचने के बाद अपनी सास से कहती है, सही कहा माँ जी आपने, घर के कामों को करने में पारुल के हाथों में बहुत फुर्ती है। क्यों ना आपसे घर के सारे काम पारुल संभाले और बाहर के काम मैं संभाल लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों मिल बांट कर अपने काम संभाल लो। शकुंतला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रात को सभी लोग खाना खाते हैं और अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सेजल अपनी देवरानी से कहती है, वाह पारुल, तुम तो बहुत समय से उठ गई। चलो अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, दिवाली आ रही है और घर की साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। इसलिए तुम पहले घर के सारे जाले साफ करो, घर के सभी सामानों के ऊपर डस्टिंग कर दो, जितने भी नए पुराने बर्तन हैं उन सभी को धो दो और सभी कपड़े भी धोने हैं। घर का कोना कोना चमकना चाहिए। लेकिन दीदी, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूंगी? ओहो, तुम्हारे अंदर तो इतनी फुर्ती है ना? तुम सारे काम आराम से कर लोगी। और फिर मुझे बाजार से सामान खरीदना है, इसके बारे में तो केवल मुझे ही पता है। ऐसा कहकर सेजल अपनी सास से मार्केट जाने के लिए पैसे ले लेती है और जाकर अपनी सहेली के घर उससे गप्पे लड़ाने लगती है। पूरे दिन बेचारी पारुल घर के सारे जाले साफ करती है, बर्तन धोती है, सारे बड़े बड़े पर्दे उतार कर उन्हें हाथों से धोकर सुखाती है और पूरे दिन इसी प्रकार मेहनत करके बहुत ज्यादा थक जाती है। लेकिन फिर भी घर के काम हैं वो खत्म नहीं होते। जेठानी जी ने कहा था कि मेरे आने से पहले घर के सारे काम कर लेना, लेकिन मुझसे तो अभी आधे काम भी नहीं हुए। पता नहीं आने के बाद वो मुझे क्या कहेंगी। तभी शाम को सेजल थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस घर आ जाती है। सामान देखकर पारुल उससे कहती है, जेठानी जी, पूरे दिन में आपने बस इतना सा सामान ही खरीदा, बाकी सामान नहीं खरीदा? अब तुम्हें क्या बताऊं, इतनी भीड़ थी मार्केट में कि क्या ही कहूं। अरे जिस दुकान पर जाऊं उसी दुकान पर सामान खत्म था। मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा सामान मिला है। वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सेजल के कहने पर पारुल उसके लिए चाय बनाकर लाती है। इसी प्रकार रोजाना सेजल बाजार से सामान लाने के बहाने घर से बाहर निकल जाती और सारे काम पारुल से करवाती। एक दिन वह अपनी सहेली के घर पर बैठी होती है। उसी समय उसका फोन अचानक से हैंगओवर हो जाता है और वो अपने आप कॉल पारुल के फोन पर जाकर लग जाती है। उसी वक्त सेजल अपनी सहेली से कहती है, तुम्हें क्या बताऊं प्रियंका, मेरी ये दिवाली सबसे बेस्ट जा रही है और बेचारी मेरी देवरानी की दिवाली का तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो तो पूरा दिन घर के काम कर कर के बौखला गई है और इस बार दिवाली पर मुझे एक काम भी नहीं करना पड़ रहा। देख रही हो ना, मैं आराम से यहाँ आकर तुमसे गप्पे लड़ा लेती हूँ। और तुम्हें पता है, बाजार में सामान हर एक दुकान पर मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लेकर जाती हूँ ताकि अगली बार फिर से बाजार
आने का बहाना मिल सके। अरे वाह, दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा। फोन पर ये सब पारुल सुन लेती है और फोन काट देती है। अच्छा जी, मेरी जेठानी मेरे साथ ऐसा कर रही है और मुझे इसकी कानों कान खबर तक नहीं। अभी इसके बारे में माँ जी को सब कुछ बताती हूँ। उस समय शकुंतला घर पर नहीं होती, जिसकी वजह से पारुल अपनी सास को कुछ नहीं बता पाती। वहीं पूरे 1 घंटे बाद पारुल के फोन पर सेजल के फोन से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक नर्स कहती है, जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप पेशेंट की क्या लगती हैं? मैं उनकी देवरानी हूं। क्या हुआ है उन्हें? आप एक बार जीटीबी हॉस्पिटल आ जाइए। सेजल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो अपनी जेठानी के हाथ और पैर को फ्रैक्चर देखती है। वो सब कुछ भूलकर अपनी जेठानी को घर ले आती है और उसकी अच्छे से सेवा करती है, जिसके चलते सेजल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो अपने द्वारा पारुल पर किए गए अत्याचारों को याद करने लगती है। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है। वैसे मैं सोच रही थी कि रात का खाना जेठानी जी से बनवा दूं, लेकिन वो बेचारी खुद ही बाजार से इतना थक कर आई हैं, क्यों उनके ऊपर इतना काम का प्रेशर दूं। ऐसा सोचकर वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है ये बता दीजिए, और मेरे लिए एक मूव मंगा दीजिए, मेरी कमर में थोड़ा दर्द है। अरे बहू, अगर तेरी कमर में दर्द है तो खाना मैं सेजल से बनवा देती हूँ। नहीं माँ जी, जेठानी जी बहुत थकी हुई हैं, मैं खुद कर लूंगी। ओहो, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में ये कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे। काश कि जल्दी से जेठानी जी वापस घर लौट आए। मैं उनके साथ मिलकर ये सारे कपड़े छत पर सुखाने चली जाऊंगी। जैसे ही सेजल घर आती है, ओ माय गॉड, कितनी गर्मी थी आज बाहर। पारुल, कपड़े धोना छोड़ो, पहले मेरे लिए रुआवजा बनाओ। दिवाली की शॉपिंग कर करके मैं थक गई हूँ। अभी बना देती हूँ जेठानी जी। पारुल रसोई में जाकर अपनी जेठानी के लिए रुआवजा बनाकर उसे दे देती है। जैसे ही वो उससे कुछ कहने वाली होती है, सेजल आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी पारुल को अकेले ही सारे कपड़े धोकर छत पर सुखाने पड़ते हैं। मैंने अपनी देवरानी के ऊपर कितने जुल्म किए, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद उसने मेरी इतनी देखभाल की जैसे कि मैं उसकी बड़ी बहन हूं। सेजल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी पारुल उससे पूछती है, क्या हुआ जेठानी जी, क्या सोच रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि तुमने मेरे ऊपर इतने सारे अत्याचार किए, मेरी दिवाली खराब की, और उसके बाद भी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं? तुम्हें ये सब कैसे पता? पारुल फोन कॉल वाली बात सेजल को बता देती है, जिसके बाद सेजल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह पारुल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो देवरानी, मैंने जेठानी होने के चलते तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, तुम्हारी ये पूरी दिवाली खराब कर दी। तुमने अपने लिए कुछ खरीदा भी नहीं, मैं अपने लिए इतना कुछ लेकर आई, घर की सजावट के लिए लेकर आई, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी इस बार की दिवाली को मैंने खराब कर दिया। जेठानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका है। और फिर जब राम जी इतना कुछ होने के बाद अपने शत्रुओं को माफ कर सकते हैं और दोबारा से अयोध्या आकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो हम दोनों भी सब कुछ भुलाकर देवरानी जेठानी के रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हमारी ये देवरानी और जेठानी की दिवाली यादगार बन सके। ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब वह अपनी देवरानी के साथ मिलकर घर के सारे काम करवाती है और उसे अपनी छोटी बहन का दर्जा देकर उसके साथ दिवाली के त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। कितनी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर लकड़ियां गीली होने के चलते आज सुलग ही नहीं रहा। अब सर्दी जो आ रही है, इसीलिए उस पड़कर जंगल की लकड़ियां भीग जाती हैं। अब तो सर्दी बीतने तक आज के लिए उपले खरीदने ही होंगे। ये बोलकर 52 साल की बेचारी बूढ़ी गंगा चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बनाती है। इतने में मोहन धूल मिट्टी में सना थकाहारा घर आता है और सुमन पानी लेकर आती है। बाबूजी, ये लीजिए पानी। शुक्रिया बेटिया, ये लो, भाग्यवान आज की दिहाड़ी बस 100 रुपए ही बने हैं। अजी, मगर आपकी दिहाड़ी तो 300 रुपए है ना? फिर क्या बताऊं भाग्यवान, आज मलबा ढोते वक्त गलती से मेरे हाथों से 2 ईंट गिरकर टूट गई। उसी के लिए लालचंद ने सीधे 100 रुपए काट लिए। गरीबों के हक के पैसे मारकर ये लालचंद कहाँ जाएगा? वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। जानता हूँ, मगर मेरे पास कोई दूसरा पक्का काम भी तो नहीं। गंगा, काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा?
कम से कम 100-200 कमा कर ही दाल रोटी तो चल रही है, और फिर कल को सुमन की शादी भी करनी है। सो तो है जी, इस साल हमारी सुमन 25 की हो जाएगी। जवान बेटियों को ज्यादा दिन तक मायके में बिठा कर रखने का जमाना भी तो नहीं है। अब हमें कोई अच्छा लड़का देखकर अपनी सुमन के हाथ पीले कर देने चाहिए। थोड़े ही दिनों में सुमन का रिश्ता अमीर घर के संजय से लग जाता है। देखिए भाई साहब, वैसे तो हमें आपकी बेटी पसंद है, मगर हमें भी रिश्तेदारी में मुंह दिखाना है, तो आप ज्यादा नहीं तो 5 लाख दहेज, चेन, अंगूठी और मेरे बेटे के लिए एक बुलेट दे देना। संजय मेरा इकलौता बेटा है, तो इतना तो बनता ही है। मोहन दहेज के लिए हाँ भर देता है। उसके जाने के बाद गंगा कहती है, सुमन के बाबूजी, हमारे पास तो 1 रुपए का भी जमा जोड़ा नहीं है। ऐसे में बेटी के ससुराल वालों को आप 5 लाख का दहेज कहाँ से ला कर देंगे? गंगा, वे लोग अमीर खानदान से है, हमारी बेटी वहां पर खुश रहेगी। सुमन की शादी के लिए मैं ये घर बेच दूंगा। इस तरह से सुमन के गरीब माँ बाप उसकी शादी के लिए अपना घर बेचकर उसकी ससुराल वालों को दहेज की रकम दे देते हैं। मगर क्या सुमन एक ऐसे दहेज लोभियों के घर की बहू बनकर खुश रह पाएगी? ससुराल के दरवाजे पर खड़ी अपनी गरीब बहू की आरती उतारते हुए सुशीला मन में कहती है, आखिरकार मेरे निकम्मे बेटे की शादी भी हो गई और अच्छा खासा दहेज भी मिल गया। अब मैं अपने घर की नौकरों की छुट्टी कर दूंगी, इसीलिए तो मैं इस गरीब की बेटी को बहुरानी बनाकर लाई हूँ। ससुराल के पहले दिन सुशीला अपनी बेटी जानवी को घर बुलाती है। सुमन बहू, ये तेरी नंद जानवी है। भाभी, आप तो बड़ी सुंदर हैं। मैं शादी में नहीं आ सकी थी ना, इसीलिए अब आई हूँ। ये ले सुमन बहू, आज तुझे पहली रसोई में ये सारा खाना बनाना है। अरे माँ, घर के नौकर चाकर कहाँ हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे नौकरों को तो मैंने हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। अब बहुरानी के रहते नौकरानी की क्या जरूरत? इस गरीब की बेटी को मैं बहू बनाकर बर्तन घिसने और रोटी पकाने के लिए ही तो लेकर आई हूँ। ये सुनकर जानवी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी ससुराल चली जाती है। अब ऐसे ही सुमन की जिंदगी अपने ससुराल वालों को खुश करने में बीतने लगती है। सुमन बहू, मेरी चाय कहाँ है? लाई ससुर जी। सुमन जल्दी से चाय लाकर ससुर को देती है। सुमन, जल्दी से मेरे कमरे में आ। जी आई। इसी तरह से अब करवा चौथ भी आ जाता है। सुमन बहू, यहाँ आ। जी माँ जी। अब जल्दी से ये कागज कलम उठा और जो कहूँ वो लिख। 11 टोकरी फलों की, 7 टोकरी मिठाई की, फिर काजू बादाम मठरी, सभी के कपड़े गहने लिफाफे। अब जल्दी से ये सब अपने माँ बाप को फोन लगाकर ये करवा चौथ का सामान भिजवाने को बोल दे। मगर माँ जी, माँ पिताजी इतना सब कुछ कहाँ से भेजेंगे? घर बेचकर तो उन्होंने मेरी शादी की है और अब वो खुद किराए के छोटे से घर में रह रहे हैं। तेरे माँ बाप सड़क पर आ जाएं या भीख मांगे, मुझे मतलब नहीं। शादी के बाद तेरा ससुराल में पहला करवा चौथ है और फिर हमें भी रिश्तेदारी में मुंह दिखाना है। तेरी कली फटीचर माँ बाप की इज्जत हो ना हो, मगर हमारी तो अमीरों में इज्जत है। अपनी लालची सास की बातों के आगे बेचारी गरीब सुमन का कोई बस नहीं चलता। तब वो डरते डरते अपने पति से कहती है, सुनिए, आप ही माँ जी को समझाइए ना। आप तो जानते हैं माँ पिताजी ने कितनी मुश्किल से मेरी शादी की है। माँ जी और आपने शादी में जो कुछ भी मांगा था वो तो पिताजी पहले ही दे चुके हैं। गुस्से में तमतमाकर संजय सुमन की बाल पकड़ लेता है। साली 2 कौड़ी की गरीब की बेटी मुझे ही मेरी माँ के खिलाफ भड़काती है। अपने बाप को बोल, ये सामान मंगा वरना निकल जा मेरे घर से। मजबूर होकर सुमन अपने मायके फोन मिलाती है। हेलो बाबूजी। सुमन बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबूजी। सुमन अपने पिता को करवा चौथ भेजने की बात बताती है। तू चिंता मत कर बेटिया, मैं करवा चौथ की सुबह ही सारा सामान इंतजाम करके ले आऊंगा। अच्छा, रखता हूँ। अजी, हम बूढ़े बुढ़िया के खाने पर ही आफत छाया हुआ है। ऐसे में हम बेटी के ससुराल करवा चौथ कहाँ से भेजेंगे? भेजना होगा भगवान, बेटी के माँ बाप जो ठहरे। बेचारे गरीब माँ बाप बेटी के ससुराल करवा चौथ भेजने के इंतजाम में लग जाते हैं। वहीं सुमन बड़ी ही उम्मीद लगाकर अपनी सास से कहती है, पिताजी ने कहा है वो करवा चौथ की सुबह सारा सामान ले आएंगे। माँ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। बाजार की चौक पर करवा चौथ की मेहंदी लग रही है, मैं भी लगा आती हूँ। मैं तुझे 1 रुपए नहीं दूंगी, चल भाग यहाँ से। अमीर होकर भी कंजूस सुशीला ना तो सुमन को मेहंदी लगाने के पैसे देती है, साथ ही उसके लिए साड़ी श्रृंगार कुछ भी नहीं खरीदती।
करवा चौथ की सुबह गंगा और मोहन सामान ले आते हैं, जहां सुमन फटी चिटी साड़ी पहनकर जमीन पर पोंछा लगा रही होती है। एकदम अच्छे से चमकना चाहिए फर्श, वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगी बहू रानी। ये देखकर सुमन के माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समधन जी, ये आपने मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना कर रख दिया है। मैंने आप लोगों को इसलिए दहेज नहीं दिया था कि मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी, मगर आपने तो इसे नौकर बना दिया। ससुर जी, तुम्हारी बेटी को हम खिलाते हैं तो हम चाहे इसे नौकर बनाए या गुलाम, हमारी मर्जी। अजी ये देखिए, इन जालिमों ने हमारी बेटी को मारा पीटा भी है। अपनी बेटी के जख्म देखकर गरीब मोहन संजय का गिरबान पकड़ लेता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, तुमसे जेल में चक्की पिसवाऊंगा। तभी संजय मोहन को धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देता है और बेल्ट से उसे बहुत मारता है। क्यों बे बुड्ढे, मुझे धमकी देता है? अब देख दामाद के हाथों की खातिरदारी। अरे अजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिताजी को मत मारो। बेटी के ससुराल में मार खाकर मोहन उसे घर ले आता है, मगर कहते हैं ना, हर किसी को अपने किए की करनी यहीं पर भोगनी पड़ती है। करवा चौथ की शाम को जानवी जख्मी हालत में अपनी मायके आती है। जानवी मेरी बच्ची, तू करवा चौथ के दिन यहाँ, और तेरी हथेली क्यों सुनी है? न मेहंदी, न मांग में सिंदूर, न श्रृंगार। बात क्या है? मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा माँ। उन्होंने मुझे मायके से पैसे मांगने को कहा। मैंने मना करने पर उन्होंने बहुत जुल्म ढाए और घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उनकी ये मजाल, हमने उनके घर में अपनी बेटी दी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उन्हें मारे पीटे। ठीक कहा पिताजी आपने, मगर आप सभी ने भी तो एक गरीब की बेटी के साथ वही सब किया था जो मेरे साथ हुआ। फिर कसूरवार तो आप भी हैं। और भैया, तुमने तो 7 फेरे लिए थे ना, फिर भी भाभी के साथ खड़े रहकर उनका साथ भी नहीं निभा सके। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप लोग मेरे माँ बाप और भाई हैं। आपने जैसा भाभी के साथ किया है उसका हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ता। अब पर अफसोस, उसकी सजा आपको नहीं मुझे मिली है। बाप लोगों को समझ आया होगा कि बेटी किसी की भी हो, वो बेटी होती है। जानवी की बातें सुनकर उन सभी की आंखें खुल जाती हैं और अगले दिन वो मोहन और गंगा के पैरों में आकर गिर जाते हैं। समझिए समधन जी, हमें माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने अपने घर की लक्ष्मी पर बहुत जुल्म उठाए, मगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप लोग चाहो तो हमें पुलिस के हवाले कर दो, वरना एक मौका दे दो। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता। उठिए दामाद जी, जा सुमन बेटी, अपने घर जा। सुमन के ससुराल वाले पूरी इज्जत से उसे घर लौटा कर ले आते हैं और एक बार फिर से करवा चौथ आता है, जिसमें सुमन की सास उसे सरगी की थाली देकर आंसू भरी आंखों से कहती है, सुमन बहू, ये लो तुम्हारी करवा चौथ की सरगी। पिछले साल तो मैं इस रीत को निभा न सकी थी, इसीलिए अब निभा रही हूँ। सुमन अपनी सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बहू। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में मेहंदी वाली आ जाएगी तुम्हें मेहंदी लगाने। सुमन अपनी सास की दी हुई साड़ी गहने पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों एक साथ करवा चौथ की कथा सुनते हैं और साथ में पूजा करते हैं। इस तरह से उसका करवा चौथ खुशियों भरा बीतता है।